नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और आज एक और विश्लेषण के साथ मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। उत्तर प्रदेश को लेकर के इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम विपक्षी खेमे के दलों के बीच क्या चल रहा है? क्या वाकई इंडिया गठबंधन के बीच जो आज शामिल 2 बड़े दल हैं, 2 क्या 3 कह लें, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी का है, वो अभी खामोश हैं, शांत हैं। हालाँकि इशारा उन्होंने ये किया कि कांग्रेस पार्टी को सभी दलों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जिससे कि साथ रिश्ता और मजबूत हो। इसके इतर वो अमूमन शांत हैं, लेकिन फिर भी थोड़े नाराज लगते हैं कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच काफ़ी उठापटक, काफ़ी तल्खी और इस बीच 2 वाक़ये। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अखिलेश यादव को फोन जाना और पिछले दिनों उन्होंने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा और कहा कि हम इंडिया अलायंस केंद्र के स्तर पर करेंगे, हम उसमें शामिल हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहना कि तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों के बेसिकली, उनके चुनाव के खत्म होने के बाद हम इस पर बैठकर फिर से बात विचार करेंगे और इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा। इस बीच में आज विश्लेषण इस बात का करेंगे कि उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या राय बन रही है और सूत्रों के जरिए जो कुछ सुगबुगाहट आ रही है उसमें एक नया एंगल बनता दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के समीकरण क्या कुछ बदल भी सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस पर बातचीत करेंगे। पिछले दिनों इस पर कई तरह की खबरें मीडिया में आई। 3-5 राज्यों के चुनाव जिसमें से 3 राज्य सीधे-सीधे भारतीय राजनीति पर गहरे असर डालने वाले। तेलंगाना के अपने समीकरण हैं, मणिपुर है, मेघालय। इस तरह से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 ऐसे प्रदेश हैं जिनके विधानसभा चुनावों के परिणाम ठीक-ठाक असर भारत की राजनीति पर डालते हैं। ये बात दीगर है कि पहले भी हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं कि वो तीनों प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों प्रदेश 2018 में कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी, बीजेपी हार गई थी और शायद वो परिणाम ऐसे ही थे जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे 19 का चुनाव और चुनाव परिणाम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चले गए। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के तमाम हिकमतों के शांत कर देने की शर्त तक जाकर इन विधानसभा चुनाव को लड़ने का काम किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। अब अक्टूबर में उसकी पहली साझा रैली होनी थी जिसकी घोषणा केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े पद के हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए इसकी सूचना दी थी कि हम भोपाल से एक साझा रैली करेंगे और अगर ये 5 राज्यों के चुनाव इतने अहम थे, तो कल्पना करें कि इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले अगर 1 या 2 या 1 भी इंडिया अलायंस की साझा रैली हो गई होती, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता? क्या इसका फायदा इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को नहीं मिलता? क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं उठाना पड़ता? कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। और वो साझा रैली, सूत्र ऐसा बताते हैं, जो मीडिया की खबरों की भाषा है कि सूत्र ऐसा बताते हैं कि कमलनाथ की जिद के चलते या उनके वीटो के चलते वो रैली नहीं हुई। और उसके बाद से लगातार तस्वीरें आई कि कमलनाथ नविका कुमार के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं जो उन 14 एंकरों में शामिल हैं जिसको इंडिया गठबंधन ने बैन किया हुआ है कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, और कमलनाथ उनके साथ बातचीत करते हैं। इंडिया गठबंधन का मुद्दा संविधान का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन तीनों बैठक में, बिहार की बैठक,
यानी पटना की बैठक, बंगलौर की बैठक और मुंबई की बैठक, तीनों बैठक में साफ तौर पर अपना कोर एजेंडा अगर किसी एक चीज को बनाया हुआ है, तो वो कोर एजेंडा है भारत के संविधान की रक्षा, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा। और हम इतने दल, 26 दल जो वहां तक आ गए, मुंबई की बैठक तक, हम 26 दल मिलकर इस देश के संविधान को बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं मध्य प्रदेश में, वो एक ऐसे बाबा का स्वागत करते हुए इसी चुनाव के पहले दिखे जो संविधान को बदलने की बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो भाजपा का प्रकारांतर से प्रचार करता है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बाबा के साथ पीछे खड़ी हुई है। और बिहार की एक तस्वीर तो साफ बता चुकी थी, जब कैबिनेट मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, सांसद, बिहार के सारे पदाधिकारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, आरती की थाली लेकर के उस बाबा को, जब वो बिहार गया था तो उसकी आरती उतार रहे थे, उस बाबा की जो कि शुद्ध रूप से भाजपा का एजेंडा इस देश में लागू कर रहा है, धर्म के प्रचार की आड़ में, पर्चा बनाने के अंधविश्वास और पाखंड की आड़ में इस देश में भाजपा के लिए एक राजनीतिक काम कर रहा है। उस बाबा को स्वागत करते हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश में। इस पर खैर खामोशी है, विपक्षी दलों ने भी बहुत तूल नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। यह बात भी दीगर है कि कांग्रेस पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में मजबूत होगी तो इसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके पास संगठन है, कितना है, कई राज्यों में तो उनकी सरकार है, उनके पास पैसा है, उनके पास एक इमोशन है कि वो इस देश में जंग आजादी के वक्त से एक प्रतिनिधित्व करती है, वो थोड़ा संविधान के पक्ष में खड़ी रहती है, वो गाय गोबर गौमूत्र वाली राजनीति से थोड़ी सी दूर है। हालांकि यही कमलनाथ राम मंदिर के उद्घाटन की जब तारीख आई तो जोर जोर से कहते हुए पाए गए कि मंदिर का ताला हमने खुलाया था, राम मंदिर ताला हमने खुलवाया, हमारे नेता राजीव गांधी ने अयोध्या से प्रचार शुरू किया, हम हिंदू हैं, हम राम के भक्त हैं। तो ये सब खैर घालमेल चलता है राजनीति में कई तरह का। इस सब के बीच में आज हम उत्तर प्रदेश के इस समीकरण पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दावेदार कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच एक रिश्ता बना है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी यानी जयंत चौधरी, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी को लेकर के मीडिया में लगातार खबरें आई, और वो खबरें ऐसी थी कि जयंत चौधरी खीर खाने कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। अब देखिए, राजनीति में किसी बात का अंतिम सच कोई एक नहीं होता, राजनीति में कोई स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र नहीं होता, ये बात दीगर है। इसलिए एक खबर भीतर भीतर ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी से तलखी बढ़ने के बाद शायद इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को किनारे करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने की कोशिश कर रही है, और इसके इसके ठीक ठाक आसार दिख रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों का एक एक मुश्त वोट है। दलित आज भी उत्तर प्रदेश के और देश के समाजवादी बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी, और उसकी नेता मायावती जी आज भी, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे और मुझसे आप कहेंगे कि इस समय इस देश का सबसे बड़ा लीडर कौन होना चाहिए, कौन इस समय केंद्र में सरकार अकेले बदलने का मादा रखता है व्यक्तित्व के लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से, तो वो हैं मायावती जी। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से निकलकर आई, जो संघर्ष उन्होंने किया, जो तेवर से राजनीति की, जिस जिस शिद्दत से अपनी वैचारिकी को आगे बढ़ाया, काम करके दिखाया, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके सामने किसी का कद मुझे ठहरता नजर नहीं आता। लेकिन समीकरण बदलते हैं, राजनीति में कई तरह के दबाव काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी राजनीति ने कुछ ऐसा अंदर अंदर किया है कि उनको खामोश कर दिया है। और लगातार 2014 के चुनाव में तो लोकसभा में 0 सीट पर चली गई थी बसपा। 19 के चुनाव में सपा और बसपा का एक अप्रत्याशित अलायंस हुआ था, जो इस देश की राजनीति का सबसे खूबसूरत अलायंस, लेकिन उसके परिणाम मनमाफिक न होने के चलते वो अलायंस मायावती जी ने जल्दी तोड़ दिया।
हालांकि 2014 के 0 सीटों से बढ़कर 2019 में बसपा के 10 सांसद चुने गए थे। सपा के 5 14 में भी थे, 5 19 में भी थे। तो आज भी उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता, शेड्यूल कास्ट मतदाता और अति पिछड़ी जातियों में भी कुछ जातियां बसपा से शिद्दत से प्रेम करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने एक ऑप्शन ये बन रहा है कि वो दलित वोट बैंक को एक साथ अपनी तरफ लाने के लिए बसपा को साथ ले ले, सपा को किनारे कर दे, क्योंकि मुद्दे हमने ओबीसी के उठा लिए। राहुल गांधी जी लगातार पूरे देश में, मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी, इन तीनों में एक मुद्दा अगर, एक दो तीन मुद्दे अगर केंद्र में रखे जाएं तो संविधान बचाना, जाति जनगणना कराना और वंचित शोषित समाज को उसका हक और न्याय हिस्सेदारी दिलाना। आज की तारीख में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का एक साझा एजेंडा है। तीनों के नेता इस पर सहमत हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश ये चल रही होगी कि सपा को किनारे कर दें और बसपा को और आरएलडी को, राष्ट्रीय लोक दल को, जयंत चौधरी को कांग्रेस पार्टी अपने साथ ले ले और उत्तर प्रदेश में पश्चिम में कुछ जाट वोट जो आरएलडी के साथ है, मायावती जी अगर इधर आ गई तो दलितों का वोट बैंक, और तीनों का अलायंस है तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहने के चलते में मुसलमान वोट बैंक उत्तर प्रदेश में तीनों शिफ्ट हो सकते हैं इस अलायंस की तरफ और सपा को किनारे कर दिया जाए। इससे एक फायदा ये होगा कि बसपा ऑलरेडी बहुत कमजोर होती जा रही है राजनीतिक तौर पर। उसके विधायक 2017 के चुनाव में 19 विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, वोट शेयर तकरीबन 20 के आसपास था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के केवल एक विधायक हैं, उमाशंकर सिंह, जो जिनको कहा जाता है कि वो अपने दम पर विधायक हैं, उनकी उनकी भूमिका ज्यादा है। तो एक तरह से विधानसभा चुनाव में बसपा शून्य हो गई, वोट प्रतिशत घट के 12 हो गया, जो तकरीबन जो एक कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में, जाटव, एक मुश्त वो आज भी बीजेपी के साथ, बसपा के साथ खड़ा है, माफ कीजिएगा। तो इसके चलते बसपा ऑलरेडी कमजोर हो रही है, मायावती जी की उम्र भी है। कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति होगी कि लॉन्ग टर्म में हम उत्तर प्रदेश में इसके जरिए एक जमीन बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश में जो पार्टी मजबूत नहीं होगी। आज की तारीख में बीजेपी इसलिए केंद्र में बहुत मजबूत है क्योंकि गुजरात के बाद सबसे मजबूत उसका किला अगर कोई है, उसका गढ़ कोई बन चुका है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, केंद्र का के पास का एक ऐसा रसूख वाला राज्य जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रभाव केंद्र की राजनीति पर ठीक ठाक पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में कांग्रेस, एक मान्यता यह है कि कांग्रेस पार्टी इस आइडिया पर काम करना चाहती है। सपा मजबूत है, आज की तारीख में लगभग 125 विधायक उनके हैं, हर जिले में संगठन उनका है, हर दिन सक्रिय रहते हैं, उनका वोटर, उनका कार्यकर्ता लड़ता हुआ नजर आता है, मजबूत पार्टी है। तो इसको किनारे करो, ये कमजोर होगी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी। जयंत चौधरी अपने तबके के बड़े नेता रहेंगे, वो रहे, वो साथ में रहेंगे। मायावती जी जैसे जैसे कमजोर होती जाएंगी वैसे वैसे कांग्रेस मजबूत होती जाएगी, क्योंकि एक मुश्त मुसलमानों का वोट, एक मुश्त दलितों का वोट और ओबीसी की तमाम जातियों को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि वो एक बड़ा अलायंस बना ले। और सपा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अगर अलायंस से बाहर सपा जाती है तो निश्चित तौर पर सपा के लिए मुश्किल होगी। तो एक तो सूत्र इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक और समीकरण इसमें बनता है कि मान लीजिए अखिलेश यादव के एक प्रवक्ता ने बयान दे दिया, हालांकि अभी तक इसका कोई बयान का पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहना है, कि 65 सीटें हम लड़ेंगे, 15 में हम सभी दलों को देंगे। ये तो एक एक लड़ाई होती है कि भाई मध्य प्रदेश में आपने हमें नहीं शामिल किया तो उत्तर प्रदेश में हम आपको नहीं करेंगे, ये राजनीति में चलता है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 40 सीटों पर 2019 में बसपा लड़ी थी अलायंस के बाद, लगभग 39 सीटें थी, 39-40, तो 40 सीटें अगर बसपा को दे दी है तो 40 सीटें विपक्ष के लिए बचेंगी, जिसमें जयंत चौधरी को 10-15 दे दें और 25-30 सीटों पर कांग्रेस लड़ जाए, तो उसका फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है। बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हालांकि मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की तुलना में ज्यादा हार्ड बार्गेनर मायावती जी हैं, वो अपनी शर्तों पर समझौता करती हैं, उनकी शर्तें, वो हमेशा गठबंधन जब भी होगा तो टॉप पर वो रहेंगी और वो एक कद भी है उनका जिससे रहना चाहिए।
ये खेल चल रहा है अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन दूसरा एक खेल और चल रहा है जो मुझे ज्यादा, जिसकी गुंजाइश लगती है, या आप कह लें कि जो ज्यादा असरदार होगा भाजपा को हराने में, वो दूसरा खेल अगर सही हो। और वो दूसरा खेल ये है कि इंडिया गठबंधन में सपा और आरएलडी के साथ साथ चुनाव के करीब आते आते बसपा भी शामिल हो जाए, और ये चारों दल जो बड़े चारों दल हैं, यानी कांग्रेस, सपा, बसपा और आरएलडी, ये सब मिलकर के 2024 के चुनाव के ठीक पहले एक हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ, मेरा मानना अभी भी है, ठोस रूप में ये मानना है, 19 के चुनाव से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो समीकरण अलग थे, वहां पुलवामा था, वहां और तरह के समीकरण थे। अगर ये सपा और बसपा एक साथ आकर के इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं, मेरा मानना है कि 80 में से 60 सीटें बीजेपी हारेगी उत्तर प्रदेश में। जबकि इसका दावा कतई नहीं किया जा सकता है कि अकेले सपा, कांग्रेस और आरएलडी लड़े तो 60 सीटें हरा पाएगी बीजेपी को, या बसपा, कांग्रेस और आरएलडी लड़े तो 60 सीटें जिता पाएंगे। 10, 15, 20 सीटों के ऊपर नहीं जा रहा, ये पूरा समीकरण नहीं जा रहा अगर सपा अलग और बसपा अलग रही। और यह भी सूत्र कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी जो राजनीतिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण वक्त चल रहा है, ऐसे वक्त में बेशक सपा की तरफ से भी तो बयान आ रहा है कि 80 सीटों पर हम लड़ेंगे, कांग्रेस भी तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 80 की तैयारी चल रही है, तो बसपा क्यों ना 80 की तैयारी करे? बसपा क्यों नहीं ये कहे कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे? और मैं पहले भी इस बात पर टिप्पणी कर चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह कहना यह संकेत नहीं करता कि आप कोई अलायंस नहीं करेंगे आगे इन फ्यूचर में, कि भाई ये भी 80, सपा भी 80 लड़ रही, कांग्रेस भी 80 लड़ रही, बसपा भी 80 लड़ रही, अकेले लड़ रही, तो कोई अलायंस नहीं होगा। नहीं, अपने राजनीतिक दल के अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को यह कहकर के चार्ज किया जाता है, एक्टिव किया जाता है कि हर जिले का संगठन, हर लोकसभा का संगठन सक्रिय हो जाए, काम करे, लोगों के बीच जाए, तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी की दावेदारी पुख्ता होगी। तो बसपा अपनी दावेदारी क्यों न पुख्ता करे, सपा अपनी दावेदारी क्यों न पुख्ता करे 80 की 80 सीटों पर, कांग्रेस अपनी दावेदारी क्यों न पुख्ता करे 80 की 80 सीटों पर। तो इन बातों का यह अर्थ कतई नहीं होता कि इन तीनों में कोई अलायंस नहीं हो सकता। भाई ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कल को आप निषाद जी से पूछेंगे, संजय निषाद जी से, तो वो भी कहेंगे हम 80 पर तैयारी करेंगे। क्योंकि भाई मान लीजिए 80 सीटों में जहां भी उनका वोटर है, उसे वो एक्टिव तो करेंगे कि आखिर में आकर के वो जब ये कहें कि अच्छा हमारा अलायंस इनके साथ हो गया तो आप इनको वोट दें, तो पूरा 100% शिफ्टिंग ना हो, तो भी एक मेजॉरिटी वोट अगर शिफ्ट होता है जिधर पार्टी अलायंस करती है, तो राजनीति में तो ये होता रहा है। और इस समीकरण से जिसकी गुंजाइश मुझे ज्यादा लग रही है कि अकेले मायावती जी का चुनाव लड़ना, ये मुझे पच नहीं रहा कि आखिरी तक वो अकेले लड़ेंगी। मायावती जी को भी यह समझ में आ रहा होगा, उनके पास एक लंबा अनुभव है, संघर्ष का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, शानदार अनुभव है। उन्हें भी यह बात समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी के साथ अगर आज की तारीख में बसपा खड़ी हो जाए, या सपा खड़ी हो जाए, या आरएलडी खड़ी हो जाए, आप जाके देखिए ना ओम प्रकाश राजभर की क्या हालत बन गई, संजय निषाद की क्या हालत है। जो 22 के चुनाव के ठीक पहले संजय निषाद इतने नाराज थे कि मेरे समाज के लिए आरक्षण की घोषणा नहीं हो रही, अमित शाह जी आ रहे हैं घोषणा करेंगे, घोषणा ही नहीं किया अमित शाह जी ने, पूरा का पूरा समाज उनको गालियां देता हुआ चला गया। आज की तारीख में बड़ी मुश्किल से अपने समाज को जोड़े हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और ये सारे लोग घोसी को चुनाव में हार चुके, दारा सिंह चौहान हार गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जमीन का एससी एसटी ओबीसी मतदाता है, उसका एक बड़ा तबका धीरे धीरे यह खेल समझ रहा है। जिन घरों में शिक्षा थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है, जागरूकता थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है, वो 5 किलो अनाज पर तो कतई वोट नहीं देगा। और वो ये बात समझ रहा है कि भाजपा संविधान विरोधी है, भाजपा आरक्षण विरोधी है, भाजपा जो है इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। ये सारी कुछ चीजें जो जागरूक एससी एसटी ओबीसी तबका है वो कायदे से समझ रहा है। और मेरा मानना है कि किसी भी समाज में, ओबीसी की तमाम जातियों में तो वो 70-80% तक है, दलित समाज के बीच भी 50% के ऊपर वो जागरूक समाज हो गया।
जिन घरों में शिक्षा बिल्कुल नहीं पहुंची है, जिन घरों में जागरूकता बिल्कुल नहीं पहुंची, उनके यहाँ बेशक कई काम करते हैं, कई समीकरण कि जमीन पर ओबीसी और एससी का क्लैश है, जमीन पर ओबीसी में कुछ थोड़ी सी संख्या में ज्यादा जातियों का बाकी अति पिछड़ी जातियों के साथ एक टकराव है, शोषण है। कई तरह के टकराव देखने को मिलते हैं, जैसे ओबीसी और एससी के बीच टकराव देखने को मिलता है, हितों का टकराव है, उत्पादन संबंधों का टकराव है। लेकिन ये सारे टकराव के बावजूद आज की तारीख में मेजॉरिटी एससी एसटी ओबीसी की अपने नेता को भाजपा के साथ नहीं देखना चाहती। मेजॉरिटी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, और इसलिए ये गुंजाइश बिल्कुल खत्म होती है या बिल्कुल कम है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि जयंत चौधरी चले जाएं भाजपा में, या बसपा भाजपा समर्थन लेकर के सरकार बनाए या साथ है। मुझे लगता है कि ये वक्त वो नहीं है। 1995 में बेशक बसपा और भाजपा का अलायंस होकर के सरकार बनी। 2007 के पहले मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, तीनों बार में भाजपा का एक सपोर्ट रहा। लेकिन आज की तारीख में अब वो सामाजिक न्याय की चेतना नीचे तक पहुंची, और बसपा इसलिए अकेले लड़ने की बात करती है। उनका समाज आज जानता है कि उनके साथ सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कौन कर रहा है और उसमें अन्याय किसके साथ हो रहा है। हाथरस वो नहीं बोला, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है आज भी। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं, कौन रोक रहा है? एक ओवरऑल लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थन में। और इसलिए मुझे ये गुंजाइश ज्यादा नजर आती है कि ये तीनों दल, कांग्रेस ये बात समझे कि कांग्रेस ये चालाकी न करे कि सपा को किनारे करके बसपा को ले लें तो भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, या बसपा को किनारे करके केवल सपा को ले लें तो भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये रिश्ता तीनों चारों का बनता दिखेगा तो मुझे लगता है कि ये ठोस रणनीति और एक संतुलन के साथ सीट बंटवारा हो। क्योंकि देखिए, बयान तो आते जाते हैं। अजय राय को ठीक है, आज लगाया गया होगा कि खूब सपा पर हमला करो, सपा की तरफ से खूब हमला होता होगा कांग्रेस की तरफ। भाई, मध्य प्रदेश में तो सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब ये बात कहेंगे, अपने अपना प्रचार करेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल भी प्रचार कर रहे हैं। ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अंत में जब टेबल टॉक होगी तो मुझे इस बात की गुंजाइश ज्यादा नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी इस दूरदर्शिता का परिचय जरूर देगी कि 2027 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एमएलए ज्यादा बना करके सरकार बना ले उत्तर प्रदेश में। इसकी तुलना में कांग्रेस पार्टी इस दूरदर्शिता से जरूर काम करेगी कि पहले 2024 में 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश में भाजपा को कितना ज्यादा से ज्यादा हराया जा सकता है, ये प्राथमिकता होगी। और अगर ये प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की होगी, अगर ये प्राथमिकता सपा और बसपा की होगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में ये तमाम विपक्षी दलों की एक बड़ी एका बनती हुई दिख सकती है। हो सकता है इसकी घोषणा चुनाव के ठीक पहले हो, क्योंकि भाजपा ईडी सीबीआई का जो खेल खेलती है उससे सब डरते हैं। ये कहा जाए कांग्रेस नहीं डरती तो ठीक ठाक डरती है, सपा डरती है, बसपा डरती है। तो मुझे लगता है कि एक रणनीतिक चाल ये हो सकती है कि हम इसकी घोषणा जैसे 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के अलायंस की भी घोषणा आप देखें, बहुत नजदीक चुनाव आने पर की गई थी। मेरा मानना है कि ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश में चुनाव के करीब आने पर होगी, लेकिन गुंजाइश इस बात की ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि दावा सब कर रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस तीनों कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बीजेपी किसी को नहीं छोड़ेगी। और तीनों ये बात समझ रहे हैं, तो तीनों को पता है कि गुजरात के बाद बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में है। तो तीनों की जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस इसमें बड़ी भूमिका निभाए, जो कि अभी थोड़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ये बात समझेगी कि संगठन मजबूत करने, किसी नए राज्य में चुनाव करा के अपना मुख्यमंत्री बना लेने का मौका आगे बहुत मिलेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ गया तो फिर शायद दोष देने का भी मौका न मिले कि किसकी वजह से संविधान खत्म हुआ। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।